Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 3rd of July 26 and we are starting our today's lecture of F7 of ACCA at Finovate Institute of Accounting and Finance. तो आज हम कर रहे हैं रेवेन्यू वाला IFRS और इसमें हम स्टेप 2 पढ़ रहे हैं आइडेंटिफाइंग द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बार बार ये अपने स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ कि आपने इसे कोई टेक्निकल चीज़ समझ के नहीं पढ़ना। आपने इसे अपनी लाइफ से रिलेट करना है कि फिक्रे का मतलब क्या है। फिक्रे का सीधा साधा मतलब है कि अगर हमें ये लगता है कि हमने किसी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें हमने एक से ज़्यादा सर्विसेज देनी है, हमारी ऑब्लिगेशन एक से ज़्यादा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ एक ऑब्लिगेशन है, दो है कि तीन है कि चार। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके फादर आपको कहते हैं हमने बाजार भी जाना है, आपने सब्जी भी लानी है, और अगर वो टाइम मिले तो साथ थोड़ी सी कोई और चीज़ कहते हैं कि कोई कुछ और भी ले लेना। अब आपकी ऑब्लिगेशंस कितनी है इसमें? नहीं, बाजार तो जाना ही है, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? वो तो ऑब्लिगेशन नहीं है, वो तो एक स्टेप है जो करना है ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। ऑब्लिगेशन एक ही है, सब्जी लेनी है। और दूसरे में उन्होंने कह दिया अगर हो सके। अगर हो सके कोई आपका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता। तो फिर लीगली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो देर इज ओनली वन ऑब्लिगेशन। बाजार जाना ऑब्लिगेशन नहीं है। बाजार जाना तो एक स्टेप है उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, वो ऑब्लिगेशन का ही पार्ट। ये चीज अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना है कि है कितनी। तो सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि एंट्रियां होंगी। और बाजार जाना है, आपने कहा तीन ऑब्लिगेशन, बाजार जाना इज एन ऑब्लिगेशन, इसकी एंट्री क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाजार एक एंट्री है, बाजार जाते हुए किराया लगेगा, फेयर लगेगा, तो ये तो ऑब्लिगेशन की कॉस्ट आ गई। लेकिन ये बाजार जाने की कॉस्ट नहीं है, ये सब्जी लेने की कॉस्ट। जब आप घर वापस आओगे कहोगे सब्जी कितने में पड़ी? 400 की सब्जी ली, आने जाने का 100 लगा, तो आप ये नहीं कहोगे कि 100 जो अलग ऑब्लिगेशन थी और सब्जी 400 की है, तो आप कहेंगे मुझे सब्जी 500 की पड़ी। तो ये परफॉर्मेंस की सब्जी खरीदनी थी उसकी आपको कॉस्ट क्या पड़ी? 500। तो ये चीजें इस तरह आइडेंटिफाई करनी होती हैं ताकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सही आइडेंटिफाई करें, हम गलत आइडेंटिफाई ना करें, ओवर आइडेंटिफाई ना करें कर लें, या अंडर आइडेंटिफाई ना कर लें कि एक्चुअली दो ऑब्लिगेशन हम उन्हें एक ही कंसिडर कर लें, ये भी ना हो। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर प्रोमिसेस टू ट्रांसफर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर। ठीक है। कि जो आपके प्रॉमिस हैं कि मैं डिस्टिंक्ट मखसूस चीज किसी कस्टमर को दूंगा और बदले में ये लूंगा, ये ऑब्लिगेशन। ठीक है। Some contracts contain more than one performance obligation. For example, an entity may enter into a contract with a customer to sell a car, which includes 1 year's free service and maintenance. ठीक है। तो आपने दो ऑब्लिगेशन दी, एक कार बेची है और एक सर्विसेज बेची है। लेकिन आपने कार बेची है, कार में तो टायर भी बेचे हैं, कार के अंदर एलईडी भी बेची है, सब कुछ बेचा है, तो क्या ये अलग अलग ऑब्लिगेशन है? कि मैं आपको एलईडी बेच रहा हूँ एक एप्लीकेशन, मैं आपको टायर बेच रहा हूँ दो एप्लीकेशन ऑब्लिगेशन, मैं आपको इंजन बेच रहा हूँ थ्री ऑब्लिगेशन। तो ये कॉमन सेंस है, ये सारी चीजें मिलके एक ऑब्लिगेशन बन रही है, अलग अलग से आप शेयर नहीं कर। ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं आपको कार बेच रहा हूँ और साथ ही एक मोटरसाइकिल भी दे रहा हूँ और ये इनकी प्राइस है, अब देयर आर टू ऑब्लिगेशन। मोटरसाइकिल इज ए डिस्टिंक्ट गुड, अलग गुड। कार इज ए डिस्टिंक्ट गुड्स, कार के अंदर जो पार्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो तो मिलके एक ही एसेट को बना रहे हैं। अच्छा जी, एन एंटिटी माइट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू प्रोवाइड 5 लेक्चर्स एज वेल एज टू प्रोवाइड अ टेक्स्ट बुक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स। तो दो ऑब्लिगेशन, एक तो मैं लेक्चर दूंगा लेकिन साथ ही मैंने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं आपको टेक्स्ट भी दूँ। ठीक है। स्टडी टेक्स्ट भी दूंगा, तो दो ऑब्लिगेशन। अच्छा जी, उसके बाद डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। तो आप पहचाने कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी ऑब्लिगेशन है, एक दो तीन, तो वो कैसे पहचाननी है? वो डिस्टिंक्ट अगर चीजें अलग अलग हैं जिनकी आपने प्रॉमिस कर ली है, तो वो कैसे पता चलेगा? द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन और बाय यूजिंग रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल। कि जो आप चीजें दे रहे हैं हर चीज का उसे अलग बेनिफिट हो। आप उसे कार दे रहे हैं तो कार में एलईडी का अलग बेनिफिट नहीं होगा, टायर्स का अलग बेनिफिट नहीं होगा। अगर टायर उतार के सिर्फ टायर दे दें, वो टायरों का क्या करेगा? तो जब टायर, एलईडी, इंजन, बॉडी सब मिलते हैं तो उसे बेनिफिट है। लेकिन अगर आप कार के साथ मोटर बाइक भी दे रहे हैं तो मोटर बाइक को वो अलग यूज कर सकता है, कार को अलग यूज कर सकता है। अब आपने दो ऑब्लिगेशंस,
तो वो कह रहा है कि दो जो चीजें आप दे रहे हैं उनका डिस्टिंक्ट फायदा है, वो डिस्टिंक्ट भी है, अलग भी है, और उनका बेनिफिट भी जो कस्टमर है अलग अलग ले सकता है। तो दो ऑब्लिगेशन है, अगर वो एक ही बेनिफिट लेगा तो फिर दो ऑब्लिगेशन रहेगी। ठीक है। द प्रॉमिस टू प्रोवाइड द गुड्स और सर्विसेज इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेस, और जो आपने प्रॉमिस किए हैं उसे बाकी जो आपकी ऑब्लिगेशन है या प्रोमिसेस हैं उनसे अलग किया जा सकता है। अगर आप उसे सेपरेट कर ही नहीं सकते तो फिर वो अलग ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है। आप एरोप्लेन में सफर करते हैं, आपको टिकट दे दिया जाता है ट्रैवल का। अब आपको अंदर वो खाना भी देते हैं। अब उन्होंने आपको दो तरह की सर्विसेज दी, एक आपको ट्रैवल दिया है, एक आपको फूड दी है, तो उनकी दो ऑब्लिगेशन है। जब वो अपनी प्राइस आपसे चार्ज करते हैं टिकट की तो उसमें दो प्राइसेस शामिल हैं, उसमें सिर्फ ट्रैवल नहीं है, फूड भी है। ठीक है। लेकिन क्या वो ये कह सकते हैं कि हमने जो आपको टिकट दिया है इसमें आप तो जब जहाज में बैठेंगे तो जहाज की तो बॉडी भी आप यूज करेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर बैठे होंगे, और जहाज के इंजन भी आप यूज करेंगे क्योंकि इंजन चलेगा तो जहाज उड़ेगा, तो हमने आपको दो सर्विसेज दी है, ये तो नहीं कह सकते। इंजन और बॉडी मिलकर सर्विस तो एक ही बनती है, ट्रैवल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डीपली सोच, तो वो पहला कह रहा है कि कस्टमर इन दोनों चीजों से फायदा उठा सकता है, दो या तीन या चार। दूसरा, उन तमाम चीजों के अलग से प्राइस और कॉस्ट वगैरह एस्टिमेट की जा सकती है, उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाकी सर्विसेज से अलग से, फायदा भी अलग उठाता है और इन्हें एक दूसरे से अलग भी देखा जा सकता है। तब हम कहेंगे ये दो ऑब्लिगेशन है। इलस्ट्रेशन पढ़ लें आप। Starling entered into a contract to build a school for one of its customers. To fulfill the contract, Starling must provide various services such as clearing the site, laying foundations, procuring the materials, construction, wiring the building, installation of equipment and decoration. ठीक है। ये बिल्ड करने, स्कूल बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इतनी सारी उसने सर्विसेज दी, क्या ये अलग ऑब्लिगेशन है या एक ही है? लग एक ही रही है, क्यों? क्योंकि सिर्फ साइट क्लियर करके छोड़ देना उसका क्या फायदा है उसे? उसे तो बिल्डिंग चाहिए। जब तक बिल्डिंग पूरी नहीं हो जाती उसे कोई फायदा नहीं किसी सर्विस का। तो बताया, ये लग रहा है कि ये अलग ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक ही ऑब्लिगेशन। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ these सर्विसेज इंडिविजुअली, ये कुछ और कह रहा है। एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट these सर्विसेज could be purchased separately from a range of entities. However, the services are not separately identifiable because Starlink is being contracted to significantly integrate them into an identified output. अब किस तरह उसने किया है? एक जगह वो हमारा जो व्यू था, हमारा तो बड़ा सिंपल व्यू था, उसे फेवर दे रहा है, लेकिन दूसरी जगह उसने उसके अगेंस्ट भी बात की है। तो वही जो दो ऊपर थे, कस्टमर उनसे अलग अलग बेनिफिट ले सकता है या अलग अलग वो सर्विस ले सकता है। यस। वो सिर्फ किसी को हायर कर लेके जो जमीन साफ कर दो कितने पैसे लोगे? जैसे हम अपना घर बनाते हैं, तो हम जब आपने भी अक्सर देखा होगा, इस्लामाबाद और पिंडी में तो वैसी जगह ऊंची नीची है, पोटोहार रेंज है, तो यहाँ तो आपको पहले वो क्रेन मंगवा के और कोई ट्रैक्टर मंगवा के जमीन को बराबर करना पड़ता है, मट्टी उठवानी पड़ती है। वो मट्टी उठा के अपना काम लेके पैसे लेके चला जाता है। फिर आप दूसरी एक पार्टी को हायर करते हैं जो कि खुदाई करती है, और खुदाई करने वाले अलग होते हैं। वो खुदाई करके छोड़ देते हैं, अगर आपने बेसमेंट बनानी है उसके पैसे ले लेते हैं। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर उस पर बिल्डिंग बनाना शुरू करता है। अब उसके भी तीन चार स्टेजेस आएंगे, वो चलो एक ही ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो तीन आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक्चुअली की हैं अगर आप अलग अलग करते। लेकिन जब आप एक ही बंदे को से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप उसे कहता भाई मुझे बताओ कि ये तीनों चारों पांचों काम तुमने करने हैं, टोटल कितने पैसे? वो अपना हिसाब करके आपको बता देता है, आप उसे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो यहाँ सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं रहती बाजू का, हालात ऐसे बनते हैं। ऑल्दो कि अगर आप उसे अलग से परचेज करना चाहते तो कर सकते थे। तो ये सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक आपने दोनों क्राइटेरिया पूरे कर। तो यहाँ वो क्या कह रहा है कि ये सर्विसेज का वो अलग अलग बेनिफिट ले रहा है। जमीन साफ हो रही है, उससे बेनिफिट है, उसके बगैर बिल्डिंग नहीं बन सकती, फिर बिल्डिंग बन रही है। लेकिन इन्हें यहाँ पे इस केस में जब उसने सारा कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी को दे दिया तो इन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ऊपर दो ही क्राइटेरिया थे ना, अलग अलग बेनिफिट है कस्टमर, और इन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पहला तो पूरा हो रहा है, दूसरा पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा फिर क्या होगा? एज सच स्टारलिंक अकाउंट्स फॉर ऑल द प्रॉमिस सर्विसेज एज ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया? क्लियर है? अगर इसी का एक अमेंडेड वर्जन आ सकता है जिसमें एक से ज्यादा ऑब्लिगेशन बन जाए। हम्म।
यही कॉन्ट्रैक्ट किसी मुख्तलिफ तरह से किया जाए इसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो क्या ये एक से ज्यादा ऑब्लिगेशन बन जाएंगे? अगर वो लिखेंगे मुझे बताओ कि तुम इस चीज में करोगे तो कितना लोगे, इसका लोगे कितना लोगे, इसका और इसका, और फिर उसमें ये लिखा हो कि ये मेरी मर्जी है, मैं पहले ही देखूंगा, अगर ठीक हुई तो उसके पैसे दूंगा, फिर अगला मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें अगला काम तुमसे करवाऊँ या किसी और से, तुमने ठीक किया तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो आपने उससे इस तरह की कंडीशन लगा दी। अब ये अलग ऑब्लिगेशन बन गई कि सारे के पैसे अलग, आइडेंटिफाइबल भी अलग है, और आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप उसे चाहे अगला काम देंगे ना। लेकिन जब आपने आज कमिट कर दिया कि ये सर्विस ए, सर्विस बी, सी, डी, ई, पांचों तुमने कर दी, और लमसम बता दो, फिर सेपरेबल नहीं है। अगर वो लमसम बता भी देता, सेपरेबल भी आप पूछ लेते हैं कि अलग अलग बताओ कितने की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आप एक ही दे देते हैं और उसे कहते हैं पूरे के इतने पैसे, तब भी वो एक ही ऑब्लिगेशन। पैसे तो आपने सेपरेट आइडेंटिफाई तो कर लिए, बट बेनिफिट भी अलग है। ठीक है। लेकिन आपने उसे रिलेट नहीं किया टोटल पेमेंट से, वो पेमेंट का स्केड्यूल आपने कुछ और किया, तो वो जो भी हालात वाकयात होंगे ना, उसके मुताबिक आपको फैसला करना पड़ेगा कि इसे एक ऑब्लिगेशन मानो या डिफरेंट। ठीक है। उसके बाद principal and agent. An entity must decide the nature of each performance obligation, says that might be to provide the specific goods or services itself, that it is principal, or to arrange for another party to provide the goods or services, it is an agent. ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट पढ़ा कभी लॉ में या कहीं पे? प्रिंसिपल होता है, ये एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसी बंदे के पास पेप्सी की एजेंसी है, इनके पास पेप्सी की एजेंसी, क्या होता है कि पेप्सी ने इनसे एग्रीमेंट किया होता है कि हम जितना भी माल देंगे आपको ही देंगे, आगे पूरे शहर में आपने फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पेप्सी से खरीदते हैं और पेप्सी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरे शहर में। अब अगर इनके माल में कोई प्रॉब्लम आती है और कोई पार्टी केस कर देती है कि आपने जो हमें कोई ड्रिंक दिया था वो तो खराब था, तो पार्टी क्यों इनसे पेप्सी ले रही है? वो एक्चुअली इनका ड्रिंक नहीं ले रही, वो तो पेप्सी खरीद रही है। तो एक्चुअली वो जो थर्ड पार्टी पेप्सी खरीद रही है, और पेप्सी ने कहा है कि भाई आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इस इलाके में, और पेप्सी ने लोगों को भी बता दिया कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जो जो थर्ड पार्टी है जिसे प्रॉब्लम आई है, अगर वो केस करती है, वो इस बंदे पे केस करेगी या पेप्सी पे करेगी या दोनों पे कर सकती है? आपका क्या ख्याल? दोनों बेस्ट। तो आप याद रखें कि पेप्सी ने रिप्रेजेंट किया कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसने भी कहा मैं पेप्सी का रिप्रेजेंटेटिव, तो लोगों ने इस इंप्रेशन पे चीजें ली हैं। तो लॉ ये कहता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है वो किसके दरमियान है? बायर और एजेंट के दरमियान। वो तो डायरेक्टली तो इनकी आपस में बात हुई है कि तुम मुझे इतना माल दो, पेप्सी से डायरेक्ट बात तो नहीं हुई। देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट विद पेप्सी ऑफ दैट थर्ड पार्टी, बट लॉ ये कहता है कि नो देयर इज एन एग्रीमेंट। तो क्योंकि वो पेप्सी के नाम की वजह से चीजें दे रहा है, और पेप्सी को भी पता है कि मैंने लोगों को बताया कि ये मेरा नुमाइंदा है, ये मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। तो पेप्सी और इस बंदे के दरमियान जो ताल्लुक है ना, जो उसका एजेंट है, इसे कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। पेप्सी जो है, जो अपना माल दे रही है या सर्विस करने का देने का कह रही है, वो कहलाती है प्रिंसिपल। और जिस बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है उसे कहते हैं एजेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है, उसने उस टर्म को यूज किया है कि नेचर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड द स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज इटसेल्फ, इट इज अ प्रिंसिपल। मतलब वो जिस बंदे की चीजें हैं वो खुद प्रोवाइड कर, तो वो तो खुद ही मालिक है और खुद ही आपको चीजें दे रहा है, तो वो प्रिंसिपल है, मतलब दूसरे अल्फाज में ओनर है। जबकि दूसरे केस में टू अरेंज फॉर अनदर पार्टी टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज, तो या वो आपको कहता है कि मैं तो आपको सर्विस नहीं दूंगा, मैं आपको पार्टी अरेंज कर देता हूँ जो आपके लिए काम करेगी। अब जो बंदा आपको खुद सर्विस नहीं दे रहा लेकिन आपको कह रहा है मैं पार्टी रेफर करता हूँ, तो उसकी हैसियत क्या हो गई? वो तो एजेंट हो गया, वो उस पार्टी का एजेंट हो गया जिससे वो रेफर करेगा। तो काम तो उस पार्टी ने करना है, वो प्रिंसिपल है। तो जो बंदा बीच में आ गया है वो तो एजेंट है। तो वो कह रहा है सर्विसेज दो तरह से दी जा सकती हैं एज ए प्रिंसिपल, कि खुद आप गुड्स और सर्विसेज दें डायरेक्टली, या एजेंट, या आप काम पकड़ें और उन्हें कहें मैं किसी और से करवा के दूंगा और बता दें किससे करवाना है, तो फिर आपकी जो हैसियत है वो एजेंट। ठीक है, फिर आप खुद काम नहीं कर रहे। अब अगर आप प्रिंसिपल है, चीजें आपने खुद देनी है, उससे आपकी अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? और अगर आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो उससे आपकी अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? हम पहले अपनी ब्रेन वॉर्मिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। 10 लाख रुपए की चीजें आपने सेल का एग्रीमेंट कर दिया किसी से कि मैं आपको सेल करूँ, ठीक है, और वो चीजें आपने सेल करनी दे दी, ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी?
आपका रेवेन्यू ही है ना, 10 लाख का रेवेन्यू आया, सेल की है, क्या एंट्री होगी? डेबिट क्या होगा? सेल हुई है, तो डेबिट क्या होगा? कैश। क्लियर बात की है, उसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है? कैश 1 मिलियन, क्रेडिट क्या होगा? इनकम या रेवेन्यू? हम रेवेन्यू का वर्ड यूज करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड रेवेन्यू का वर्ड यूज करेंगे। अब इसे मैं चेंज करता हूँ। आप कहते हैं कि भाई जान मैं आपको 10 लाख की चीजें लेके देता हूँ पेप्सी से, ठीक है, मैं आपको रेट करवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको 10 लाख की जो प्राइस है ना, वो आपको देनी है 10 लाख 20 हजार। 10 लाख की चीजें आपने उसे बताया कि मैं 10 चीजें या 100 चीजें 1000 चीजें देता हूँ, आपको प्राइस देनी है 10 लाख 20 हजार, ठीक है। अब आपने आगे एग्रीमेंट किया कितना सेल का? 10 लाख 20 हजार। पीछे आपने पेप्सी से कहा कि मुझे 10 लाख की चीजें भिजवा दो, तो पेप्सी से आप खरीदोगे तो आगे दोगे, आप अरेंज करवा रहे हो। पेप्सी से आपने 10 लाख की खरीदी और आगे दे दी, और 10 लाख 20 हजार ले लिया। अब आपका क्या एंट्री होगी? पेप्सी से जब खरीदी तो वो तो अलग एंट्री है ना, वो तो परचेज की एंट्री होगी, कैश पे होगा और कोई चीजें खरीदोगे। सेल की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, कितने से? 10 लाख 20 हजार। और क्रेडिट क्या होगा? रेवेन्यू। हाँ, और बाकी 10 लाख, बाकी 10 लाख क्या होगा? कुछ भी होगा, वो अलग चीज है। तो आपका रेवेन्यू है 20 हजार। क्यों? क्योंकि चीजें आपकी अपनी हैं। और आपके रेवेन्यू की नेचर क्या है? वहां तो सेल है, आपने 10 लाख की अपनी चीजें उसे दी, तो 10 लाख की सेल में लिखोगे सेल्स, सेल ऑफ गुड्स। लेकिन ये जो 20 हजार का नाम क्या दोगे? इसे सेल ऑफ गुड कह सकते हो? नहीं। आपने ओनर की हैसियत में तो चीजें नहीं बेची, आपने किस हैसियत में काम किया? एजेंट। एजेंट की इनकम को क्या नाम दिया जाता है? उसे सेल नहीं कहा जाता। क्या कहता है एजेंट? जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एजेंट क्या, कमीशन, उसे वो नाम देगा कमीशन। रेवेन्यू तो है, और पूरा 10 लाख 20 हजार रेवेन्यू नहीं है, सिर्फ 20 हजार, और उसे नाम देगा कमीशन, सिर्फ अपना पार्ट ऑफ रेवेन्यू बुक करेगा। वो तो 10 लाख उधर से ले रहा है, वो आगे ले रहा है, वो तो कोई चीज इसकी है ही नहीं। अपनी चीज होगी तो पूरी सेल बुक करेगा, तो ये फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? इसलिए वो कह रहा है कि ये आइडेंटिफाई कर लो कि आप एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हो या एज एन एजेंट काम कर रहे हो। अच्छा जी, एन एंटिटी इज द प्रिंसिपल इफ इट कंट्रोल द गुड्स और सर्विसेज बिफोर इट इज ट्रांसफर्ड टू द, कंट्रोल करने का मतलब है इसकी अपनी है, और जो खुद उन्हें पूरी तरह से संभालता है, मैनेज करता है, बनाता है और खुद ही आगे देता है। और इफ एन एंटिटी इज एन एजेंट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द फी इट इज एंटाइटल्ड टू। तो 20 हजार फीस ही है ना, 10 लाख की चीज बेचने की फीस 20 हजार, उसने 10 लाख की 20 हजार ले ली, तो फिर सिर्फ फीस उसका रेवेन्यू है, यही जो मैं आपको बता रहा था, तो इसका आपने ख्याल रखना। इलस्ट्रेशन आपने पढ़नी है बेटा, फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जरूर पढ़ लेनी है साथ साथ। आगे आती हैं वारंटीज। वारंटीज क्या होती है? ये भी रेवेन्यू की किस्म है जी। हाँ, आप चीजें बेचते हैं, खराब हो गई तो हम रिप्लेस कर देंगे या हम रिपेयर कर देंगे, तो आप वारंटी देते हैं। वारंटी की क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए? मैंने कहा जी ये चीज़ ले जाए, अगर ये खराब हो गई तो मैं इसे फ्री रिपेयर कर दूंगा, और ये चीज़ है 20 हजार रुपए की, मैं क्या बुक करूँ? रेवेन्यू ना? पूरी तरह मुझे बताएं, मैं बेच रहा हूँ, मैंने ये 20 हजार की बेची, और मैंने कहा अगर ये 1 साल के अंदर अंदर खराब हुई तो मैं इसे रिप्लेस करूँ। अब मैंने बेच दी, आपने मुझे 20 हजार दे दिया, तो मेरा रेवेन्यू ही है ना, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश डेबिट टू। अब अगली बात यह है कि मैंने आपको क्या कहा है, आप चीज को फिर इग्नोर कर देते हो। मैंने क्या आपको चीज बेची है, एक कि मैं आपको चीज दूंगा, और दूसरा मैंने कहा मैं आपको सर्विस भी दूंगा, अगर खराब होगी वो सर्विस दूंगा, तो मैं फिर मैंने एक ऑब्लिगेशन उठाई है कि दो उठाई है? दो। और अगर मैंने 20 हजार फीस मांगी है तो क्या मैंने आंखें बंद करके फीस डिसाइड कर ली है? नहीं। 20 हजार के अंदर गुड्स की प्रॉफिट भी मैंने इंक्लूड किया होगा, और मैंने ये भी सोचा होगा अगर मुझे चीज रिप्लेस करनी पड़ गई और नुकसान हुआ तो वो मैं उसका भी कुछ पोर्शन डाल लूँ, ताकि अगर नुकसान होता है तो पूरा हो जाए। तो जो आपने 20 हजार लिया है वो एक्चुअली आपने सिर्फ गुड्स की प्राइस नहीं ली, आपने गुड्स की प्राइस भी ली है, और वो जो आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं उसकी भी एक कॉस्ट आपने रिकवर करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ एक ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ कम से कम दो ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया? ये अब उसे अलग कैसे करना है? फिर वही बात
ये दो ऑब्लिगेशन क्यों है? अगर तो कस्टमर उनसे अलग अलग बेनिफिट ले सकता है, ले रहा है बेनिफिट अलग अलग, चीज ले रहा है तो चीज यूज कर रहा है, और चीज खराब हो रही है तो उसे रिप्लेसमेंट मिल रही है, तो दो बेनिफिट तो ले रहा है वो। क्या ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है? क्या आप इन दोनों की कॉस्ट अलग निकाल सकते हो? यस। तो फिर ये दो ऑब्लिगेशन, लेकिन किसी वजह से आप इनकी कॉस्ट अलग निकाल ही नहीं सकते, इनकी नेचर ऐसी है, फिर ये दो ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर ये एक ऑब्लिगेशन है, फिर उस हिसाब से अकाउंटिंग होनी है, जनरली इसकी कॉस्ट निकाली जा सकती है। लेकिन आप कितने कस्टमर चीजें वापस करेंगे? आप किसी एक बंदे को तो नहीं बेचते, आप तो सैकड़ों चीजें बेचते हैं, और आपको नहीं पता कितनी वापस आएंगी कितनी नहीं आएंगी, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ये इसकी कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करनी? एस्टिमेट होगी या एक्चुअल कॉस्ट हमें पता होगी? वो तो एस्टिमेट होगी। उसका कोई टूल आपके जहन में है कि एस्टिमेट कैसे किया जाए, कि तकरीबन मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है? मैंने 100 चीजें बेची हैं, तो मुझे कितनी कॉस्ट, और मैं कहता हूँ कि अगर चीज खराब हो गई तो मैं चीज वापस ले, 100 रुपए की चीज है, तो अगर 100 चीजें गई और 100 की 100 वापस आ गई, तो 100 × 100, मुझे तो वो 20,000 रुपये पड़ जाएगा। तो क्या 20,000 की कॉस्ट प्रोबेबल है कि सब चीजें वापस आ जाएंगी? क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि एक भी चीज वापस नहीं आएगी? तो फिर मुझे को एस्टिमेट करना पड़ेगा ना, मैं कैसे एस्टिमेट करूँ कि तकरीबन क्या चांस है कि कितनी चीजें मुझे रिप्लेस करनी पड़े? 5 देख लें, 5 से 7 देख लें, इंडस्ट्री में देख लें कि ये इस चीज के खराब होने की रेशो क्या है, तो एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये 10% चीजें जनरली वापस आती हैं। तो अगर मैंने 100 बेची हैं तो कितनी वापस आएंगी? 10। और एक चीज 100 की है, तो 10 चीजें कितने की होंगी? 1000। तो 1000 का एक्सपेंस होने के चांसेस हैं, हुआ नहीं है, चांसेस है। तो क्या मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूँ? बना वही ना, बना लो प्रोविजन, आज ही बना लो। अगर एक्सपेंस एक्सपेक्टेड भी हो तो मुझे कहा गया है कि उसकी एंट्री पास कर दो, प्रूडेंस चेक है। और इनकम उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करो जब तक विर्चुअली सर्टन ना हो जाए कि मैंने कमा लिया, तब तक उसकी प्रोविजन या कोई भी बेनिफिट ना रिकॉर्ड करो। तो फिर मुझे प्रोविजन किस बेस पे करनी है? 10 आइटम्स इंटू 100, तो 10,000 रुपए की मैं प्रोविजन बुक कर, ठीक है। अब ये प्रोविजन तो बुक कर ली, दूसरी साइड पे मैंने रेवेन्यू भी तो बुक किया है, कितना? 20,000। तो मुझे उसे भी ब्रेक करना है कि 20,000 में से गुड्स की कॉस्ट कितनी है, प्राइस कितनी है? 19, या 19, और 1,000 में क्या ले रहा हूँ मैं? सर्विस दे रहा हूँ। उसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है पर आइटम, वो मेरे पास कैलकुलेटेड है। तो जो ही 1 साल गुजरा और मुझे सर्विस नहीं देनी पड़ी, अच्छा, मैंने 20,000 ले लिया, 20,000 की एंट्री क्या होगी? अब इसमें तो मैंने सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लिया कि 19,000 तो चीजों की प्राइस है, और 1,000 मैं उस चीज की प्राइस ले रहा हूँ जो मैं कॉन्ट्रैक्ट वो मेंटेनेंस करते, और मैंने 6 महीने की वारंटी या 1 साल की वारंटी दी। अब 20,000 में से कितना आज ही रेवेन्यू बुक कर लूँ? 90। और 1,000 को क्या बुक करूँ आज? पैसे तो लिए हैं मैंने, पूरे 20 लिए हैं, कैश तो पूरा 20 आया है, कैश डेबिट 22, रेवेन्यू क्रेडिट 19, बाकी 1,000 अनअर्न्ड है। अनअर्न्ड, ये अनअर्न्ड से निकाल के अर्न में कब डालनी है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, जब ये कंफर्म हो जाए कि मैंने सर्विस नहीं देनी और ये पैसे भी मुझसे वापस नहीं मांगे जा सकते, तो फिर मैं उसे रेवेन्यू में ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, तो वो पूरे साल में कभी भी आपको सर्विस मांग सकता है। आप 1,000 को डिवाइड कर दें 12 से, उसे एवरेज आउट करते हैं, हर महीने उतनी अमाउंट आप रेवेन्यू में डालते हैं, बात वहीं पे आ जाएगी। तो साल के बाद क्या होगा? पूरे का पूरा 1,000 रेवेन्यू में जा चुका, ठीक है। So most of the time, a warranty is assurance that a product will function as identified as intended. If this is the case, then the warranty will be accounted for in accordance with IS 37। IS 37 हम पढ़ेंगे, उसमें वारंटीज और प्रोविजंस की बात हुई है, जैसे अभी हमने प्रोविजन का कहा। इफ द कस्टमर हैज द ऑप्शन टू परचेज द वारंटी सेपरेटली, ठीक है, then it should be treated as a distinct performance obligation। तो अगर वो इसे सेपरेटली परचेज कर सकता है तो फिर ये अलग ऑब्लिगेशन है। और अगर आपने एक बिल्ट इन आपका कल्चर है कि वारंटी देते हैं, फिर ये सेपरेट ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन फिर आप अपने तौर पर इसकी अकाउंटिंग अपने हिसाब से करें। अच्छा जी, दिस मीन्स दैट ए पोर्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस मस्ट बी एलोकेटेड टू द वारंटी। तो अगर आपने वारंटी जो है वो अलग से कस्टमर परचेज कर सकता है, या उसके बगैर चीज बिकती नहीं है,
वारंटी मजबूरी है, हर सूरत देनी है, फिर तो वो सेपरेट ऑब्लिगेशन नहीं। लेकिन अगर ये ऑप्शन है कि कस्टमर वारंटी ले या ना ले उसकी मर्जी पे है, तो फिर ये सेपरेट ऑब्लिगेशन कंसिडर होगी। फिर आपको हर सूरत इधर आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ नहीं है, ऊपर वाला जो केस है, प्रोडक्ट विल फंक्शन एज इंटेंडेड, वो आप उसे इंश्योरेंस देते हैं, जो जनरली रूटीन में देते हैं, फिर IS 37 के हिसाब से हम फैसला करेंगे। वहाँ वो रेवेन्यू की बात नहीं करता, वहाँ वो क्या बात करता है, कॉस्ट की, कि आपने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस होगा IS 37 के हिसाब से, और रेवेन्यू होगा इसके हिसाब से। और रेवेन्यू में जनरली अगर वो आइडेंटिफाइबल है और कस्टमर उससे अलग से बेनिफिट ले सकता है, तो फिर उसे हम सेपरेट एप्लीकेशन समझेंगे। लेकिन अगर उसका पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है ओवरऑल, फिर हम उसे सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे रूटीन में चलता है, हर एक ने देनी है वारंटी, उसके बगैर है ही नहीं, काम ही नहीं होता, तो फिर वो सेपरेट ऑब्लिगेशन नहीं होगी। डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, अब अगला स्टेप है कि ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे डिटर्मिन करें। अब आपने अगर एक से ज्यादा ऑब्लिगेशन ली हैं, तो फिर जाहिर है आपने तो इकट्ठा 20,000 ले लिया है, अब उसे मुख्तलिफ ऑब्लिगेशन में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ट्रांजैक्शन प्राइस, ये तो खैर ट्रांजैक्शन प्राइस की बात कर रहा है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस आपकी क्या है, वो कैसे डिटर्मिन कर, वो कैसे करनी है। जी, अब आपने जो प्राइस उससे सेट करेंगे, वो भी तो कई तरह से कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं, फॉर एग्जांपल, अगर तो आप 50,000 आइटम अगले एक साल में लेंगे, तो मैं आपको 100 रुपये के हिसाब से दूंगा। अगर आप 50 से लेके 70,000 तक लेंगे, तो मैं 95 के हिसाब से दे दूंगा। और अगर आप 70,000 से ऊपर लेंगे, तो मैं 90 के हिसाब से दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो कितने आइटम लेगा, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंसिडरेशन है, 90 के हिसाब से, 95 के हिसाब से, या 100 के हिसाब से, वो देखना पड़ेगा ना। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस भी आपने डिटरमिन पहले तो करनी है। सर्टेन केसेस में वो क्लियर नहीं होती, तो आपको देखनी है, अभी एग्जांपल पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। ट्रांजैक्शन प्राइस एज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन द एंटिटी एक्सपेक्ट्स इन एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेल्स टैक्स इज एक्सक्लूडेड, सेल्स टैक्स नहीं लेना है, वो तो हमने पहले भी बात की थी। तो बाकी ये कि जितनी अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी, वो है ट्रांजैक्शन। एक्सपेक्ट कर, बात का तो बहुत क्लियर होगी कि मैं आपको इतनी चीजें दूंगा, आप मुझे इतने लाख देंगे, वहां तो बड़ी क्लियर है। लेकिन जो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, यहाँ क्लियर नहीं, कंफर्म नहीं है कि कितनी होगी। तो वहां पे मुझे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, प्रोविजंस क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब मुझे एस्टिमेट्स करना। When determining the transaction price, the following must be considered: variable consideration, कि कंसिडरेशन वेरिएबल, अगर ये हुआ तो इतने पैसे, ये हुआ तो इतने पैसे। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल फाइनेंसिंग कंपोनेंट, क्या इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी है ट्रांजैक्शन, वो भी देखना है। अब ये क्या होता है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन में एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट मौजूद है। अगर आप आज मुझसे चीज खरीदते हैं, तो मैं आपको दूंगा 100 रुपए के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसकी पेमेंट एक साल बाद करेंगे, तो मैं आपसे लूंगा 100 नहीं, 110। अब अगर कोई बंदा कैश पे चीज खरीदता है, तो उसे 100 की मिल रही है, और एक साल बाद खरीदेगा तो 110 की मिल रही है। जो फर्क है, ये क्यों है, ये फर्क क्यों है। प्रेजेंट वैल्यू वाला चलता है, क्योंकि अगर आज उसे 100 दे देते हैं, वो आपसे 100 लेके कहीं इन्वेस्ट करेगा, एक साल बाद 110 बना लेगा। आप उसे दे ही साल बाद रहे, तो अपनी कॉस्ट पूरी करेगा कि नहीं। वो अपनी फाइनेंसिंग देख रहा है, वो एक्चुअली आपको फाइनेंस कर, वो आपको उधार दे रहा है, उधार ही देगा ना, साल बाद पैसे लेगा। तो फिर अपनी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है पूरी करेगा, या इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेगा। तो ये जो चीज होती है ना, कि अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट की तो हम इतने एक्स्ट्रा लेंगे, एक्चुअली वो इंटरेस्ट है। तो आपने देखना है कि जो आपकी प्राइस सेटल हुई है, इसमें ये इंटरेस्ट एलिमेंट तो मौजूद नहीं है। अगर है, तो फिर आज रेवेन्यू कितना बुक होगा, 100 या 110, 100। 10 पे बुक होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो फिर आपका मेन रेवेन्यू नहीं होगा, वो क्या होगा, इंटरेस्ट। उसे मेन रेवेन्यू कंसिडर नहीं करेंगे जनरली, उसे हम इंटरेस्ट इनकम कहेंगे। ठीक है, आपका मेन जनरल रेवेन्यू इनकम होगी 100, और बाकी 10 रुपए इंटरेस्ट इनकम होगी। तो वो कह रहा है अगर ये देख लो कि उसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो नहीं है ट्रांजेक्शन में, अगर है तो फिर तुम्हें कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तीसरे नंबर पर नॉन कैश कंसिडरेशन, आपको जो मिलना है उसमें सिर्फ कैश नहीं मिलना, नॉन कैश भी मिलना है। से कि आप एक मोबाइल लेते हैं, आप उसे पुराना मोबाइल देते हैं और 20,000 रुपया देते हैं, तो फिर नया मोबाइल कितने का पड़ा आपको। आपने पुराना मोबाइल भी दिया और प्लस 20,000 दिया, तो उसे, उसने आपको मोबाइल दे दिया। आपको मोबाइल कितने में पड़ गया, नया मोबाइल,
मैं कहूँगी मुझे बताओ नए मोबाइल की कॉस्ट क्या पड़ी तुम्हें, पुराने की मार्केट वैल्यू प्लस 20,000। आपका एक्सपेंस है तो उसका रेवेन्यू है, तो वो फिर रेवेन्यू में फिर उसे प्रॉब्लम आ जाएगी। कैश में तो उसे 20 मिला है उसे, बाकी रेवेन्यू क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा, मार्केट वैल्यू देखेगा जो चीज़ आई है। तो वहाँ ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है रेवेन्यू कैलकुलेट करते हुए, ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करते हुए। और चौथे नंबर पे कंसिडरेशन पेएबल टू ए कस्टमर, या और चौथा ये है कि आपने कस्टमर को भी कुछ पैसे दे, कंसिडरेशन, कस्टमर ने तो पैसे आपको देने होते हैं, यहाँ आपने भी कस्टमर को पैसे देने हैं, ये एलिमेंट है, इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये चार चीजें आपने जहन में रखनी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को डिसाइड करते। ठीक है। वेरिएबल कंसिडरेशन में वो क्या कह रहा है, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड वेरिएबल कंसिडरेशन देन एन एंटिटी मस्ट एस्टिमेट द अमाउंट इट विल बी एंटाइटल्ड टू। तो उसे एस्टिमेट करना है कि मुझे पे एक्चुअली कितने पैसे मिले। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है ना, हमें तो नहीं पता एक्चुअली कितने मिलेंगे, वेरी कर सकते हैं। That this estimate can only be included in the transaction price if it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty is resolved. वो कह रहा है कि ये एस्टिमेट आपने सिर्फ उसी वक्त करना है और इसे ट्रांजैक्शन प्राइस में उसी वक्त लेना है जब आपको रीजनेबली हाईली प्रोबेबल हो कि ये रेवेन्यू बाद में रिवर्स नहीं हो जाएगा। मतलब आज मैं 2 लाख रुपए बुक कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा 2 लाख में से 70,000 रिवर्स हो जाए बाद में कि नहीं यार ये तो वेरिएबल था तो नहीं मिलना। जितना आपको तकरीबन काफी हद तक यकीन है कि इतना तो मिलेगा ही, वो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है। जो डाउटेड है बहुत ज्यादा, जिसमें काफी ज्यादा डाउट है, वो ट्रांजैक्शन प्राइस में ना लो। ट्रांजैक्शन प्राइस में उतना ही लो जो काफी हद तक सर्ट हो। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, जो रिवर्सल नहीं होगा, ये प्रोबेबल है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगी। ठीक है। रिवर्सल ना होने का मतलब है कि अनसर्टनिटी जो है, जब अनसर्टनिटी सामने आती है, वो मैटर रिजॉल्व होता है, तो पता चलता है जी हमारा तो रेवेन्यू 50% गिर गया है। तो अगर आपको आज लगता है कि ये 50% गिर सकता है, तो आज वो 50% ना लो। ठीक है। जितना आपको तकरीबन हाईली प्रोबेबल है कि इतना तो मिल ही जाएगा, वो ट्रांजेक्शन प्राइस लो, जिस पे ज्यादा डाउट्स है उन्हें ना। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें अगर सवाल फिर आपको पूछना चाहिए और मेरे जहन में आ रहा है कि मैं कहता हूँ जी मुझे 2 लाख मिलने के चांसेस हैं, जिसमें से 1,80,000 तो काफ़ी चांस है मिल ही जाएगा। 20% के बारे में अभी थोड़ा सा डाउट है, शायद मिले ना मिले, और बहुत डाउट भी नहीं है लेकिन डाउट है। तो मुझे आज रेवेन्यू कितने का बुक करना चाहिए, 80 या 100? 80। और अगर फर्ज करें फ्यूचर में पूरा 100 मिल जाता है, तो मैंने तो 80 बुक किया हुआ था। मैंने क्या किया था, रिसीवेबल टू रेवेन्यू। अब आ गया 100, तो मैं क्या करूंगा, कैश टू रिसीवेबल, लेकिन रिसीवेबल में तो 80 पड़ा है, बाकी जो 20 आया उसकी क्या एंट्री करूंगा, कैश टू रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तो बुक हो गया, वो भी 100, वो कह रहा है पहले 80 करो। वो ना करो जो प्रोबेबल नहीं है, मैंने तो बाद में जो प्रोबेबल नहीं था लेकिन मिल गया वो भी कर लिया। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि अल्टीमेटली पूरा 100 ही बुक करोगे, लेकिन अगर वो सर्टन था तो पूरा 100 उसी साल में बुक हो जाएगा। लेकिन अगर वो सर्टन नहीं था तो फिर उस साल में कितना बुक होगा, 80, और 20 कब बुक होगा, जब वो सर्टन हो जाए, वो अगले साल में चला जाएगा, ये फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना। आज की वो बात करें कि आज कितना बुक करना है, आज ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है, तो वो 80 है। ठीक है, ये बात हो रही है। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ो खामोशी से, फिर इसे डिस्कस करते हैं जी। Number one, Bristow has experience of providing identical services in the past, and it is highly probable that a number of mistakes made will fall below the acceptable threshold. हाँ जी। अगर तो हाईली प्रोबेबल है कि मिस्टेक थ्रेशोल्ड से नीचे ही रहेंगी, तो फिर आज उसे कितना रेवेन्यू बुक करना चाहिए,
15। शाबाश। सेकंड पॉइंट, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे पहली बार कर रहा है काम, उसे नहीं पता है कि ये नीचे रहेंगी कि ऊपर रहेंगी, अभी तो एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी तो लर्निंग हो रही है। अब उसे 12 बुक करना चाहिए, और अगर फ्यूचर में 3 भी मिल जाता है, मिस्टेक नीचे रहती है, तो वो 3 को भी रेवेन्यू बुक कर लेगा। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि 12 इस साल में बुक होगा, 3 अगले साल। लेकिन अगर हाईली प्रोबेबल था तो पूरा 15 ही इस साल बुक हो जाएगा। बस ये फर्क पड़ेगा। अब ये रिवर्स भी तो हो सकता है कि हाईली प्रोबेबल था कि 15 हम मिस्टेक्स जो है वो नहीं होंगी और हम पूरा 15 लेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मिस्टेक्स हो गई। अब क्या करें अगले साल में? आपने तो 15 का रेवेन्यू बुक कर लिया था पिछले साल, अब अगले साल में हुआ है 12, मिला 12। आप क्या करें? आपने तो 15 का रिसीवेबल बुक किया था, अब मिल 12 रहा। आप करेंगे कैश डेबिट 12। पहले आपने क्या किया था, रिसीवेबल टू रेवेन्यू 15। अब जो मिलेगा तो वो तो फिर रिसीवेबल 15 नहीं मिला, 12 मिला। रिसीवेबल क्रेडिट 12, कैश डेबिट 12। अब रिसीवेबल में 3 मिलियन पड़ा रहेगा। अब उसका क्या करें? ये रिसीवेबल है नहीं है, तो क्या करें? एक्सपेंस कर, एक्सपेंस आउट कर ना। फर्क क्या पड़ेगा कि एक साल में आपको 12 मिलियन रेवेन्यू बुक करना चाहिए, लेकिन आपने 15 मिलियन कर दिया, तो रेवेन्यू को ओवर स्टेट कर दिया। अगले साल फिर आपका एक्सपेंस होना नहीं चाहिए था, लेकिन 3 मिलियन बुक करना पड़ गया। एक साल में 15 का रेवेन्यू, अगले साल 3 मिलियन का एक्सपेंस, और 15 माइनस 3, 12 ही हो गया। दूसरे केस में क्या था, आपने 12 ही बुक किया था और 12 मिल गया। 3 नहीं मिलना था, आपने उसके एस्टिमेट भी नहीं किया था, मिला भी नहीं, तो बात खत्म हो गई। तो अब ये जो है, पिछले साल आपका रेवेन्यू 15 नहीं बुक होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, लेकिन आपने 15 किया। अगले साल फिर 3 मिलियन का एक्सपेंस बुक किया गया, तो ये एरर नहीं होगी या नहीं? 15 मिलियन की जो एंट्री हो गई 12 के बजाय, ये एरर तो नहीं थी? और बाद में 15 की जगह प्रूव हुआ कि मिला तो 12 है, तो ये क्या ये एरर है कि 15, 12 की जगह 15 बुक हो गया था और अब उसे ठीक करना पड़ रहा है? या ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अगर तो आपने जब 15 रिकॉर्ड किया था, आपने तमाम हालातों, वाकयात, सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट्स एंड फिगर को देख के किया था, और बाद में हालात अनसर्टेनिटी थी, चीजें ऊपर नीचे हो गई, जो 12 हो गया, तो फिर आपका कसूर तो नहीं है। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। लेकिन जब आप 15 रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त आपको अंदाजा हो सकता था कि बाकी नहीं मिलना, लेकिन आपने पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, पूरी तरह आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं की, और आपने 12 की जगह 15 बुक कर लिया, और अब वो साबित हो गया कि नहीं, ये 15 नहीं, 12 ही होना चाहिए था। तो अब, हाँ, अब है, आप पॉइंट समझ आने शुरू हुए। तो आपने इसमें जजमेंट करनी है, और आपके आएगा भी ऐसे, वो आपको केस सिनेरियो बना देगा और आपसे पूछेगा बताओ इसका क्या करना है। वहां आपको ये भी लगेगा कि ये एरर है, आपको ये भी आप कह सकते हो ये चेंज इन एस्टीमेट है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आप क्या कहते हो। तो वहां हमने पहले एक्सप्लेन करना है कि ये सर्कमस्टेंसेज हैं, ये इस वजह से मेरी जो जजमेंट है वो ये है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है या ये एरर है। अगर एस्टीमेट है तो इसी की अकाउंटिंग ऐसे होनी चाहिए, और अगर ये एरर है तो इसकी ऐसे होनी चाहिए। तो वहाँ यही चीजें आपकी भी चेक करें। ठीक है? उसमें बहुत क्लियरली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि वो फिगर वर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करना चाह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को चेक करेगा। कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा चेक नहीं करता वो, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है वो बेसिकली, वो आपके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को चेक कर रहा है। ठीक है ना? तो ये याद रखना है, इसे इसका पढ़ लेना फिर नीचे। ठीक है? And note that if a product is sold with a right to return it, then the consideration is variable. ठीक है? The entity must estimate the variable consideration and decide whether or not to include it in transaction price। क्या कहना चाह रहा है? अगर प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाता है, कि अब वो आपको रिटर्न भी कर सकता है, तो अब उसमें अनसर्टेनिटी आ गई। हो सकता है वो रिटर्न ना करे, हो सकता है वो रिटर्न कर दे। तो अगर वो रिटर्न ना करे तो पूरे 100 रुपया आपकी रेवेन्यू है, और अगर वो रिटर्न कर दे तो फिर एग्रीमेंट देखना पड़ेगा कि अगर वो रिटर्न करेगा तो पूरे 100 रुपया वापस करेंगे उसे, या कोई 50% डिडक्ट करके करेंगे, या कैसे करेंगे। तो फिर उस हिसाब से आपको चलो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी कोई मिसाल नहीं मुझे।
कि अगर वो चीज़ें वापस हुई तो सर्टेन अमाउंट काट के बाकी पैसे आपको आपसे देंगे। प्रोडक्ट में ऐसे हो जाता है ये, लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा ये नहीं होता कि आप पैसे काटते, प्रोडक्ट को उसने पूरा वापस दे दिया बगैर डैमेज किए। ये सर्विसेज में ज्यादा होता है। एयर टिकट, एयरलाइन क्या कहती है, एक बार आपने टिकट खरीद लिया तो उसके बाद अगर आप उसे वापस करेंगे टिकट को तो पूरे पैसे नहीं देती है, आपको 10% काटती है। अगर आप फ्लाइट से एक दिन पहले वापस करते हैं तो 40% काटती है। अगर आप फ्लाइट से 2 घंटे पहले वापस करते हैं तो वो 60% काटती है। और अगर आप फ्लाइट फ्लाई कर जाने के बाद वापस करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं लेती। तो वेरिएबल हो गई। अब यहाँ पे जब वो टिकट सेल होगा, वो आपको 5 लाख का टिकट देगी से अमेरिका का या कहीं का, तो फिर वो 5 लाख का रेवेन्यू बुक करेगी कि नहीं करेगी? क्या करेगी? आप उसकी अकाउंटेंट होती एयरलाइन की तो आप क्या करती? पूरा 5 लाख रेवेन्यू बुक कर लेती या पहले कुछ कैलकुलेशंस करती? क्या कैलकुलेशंस करती हैं? आप हिस्ट्री देखती और ये देखती कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये टिकट रिटर्न हो जाए। 100 टिकट्स में से कितने रिटर्न होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप देख लेती हैं और फिर देखती हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये रिटर्न होगा। उतनी अमाउंट आप रेवेन्यू बुक ना करते, उसे माइनस करके बाकी रेवेन्यू बुक करते, उतनी अमाउंट को अर्नड इनकम बुक करते। वो सारी चीजें फिर अपने अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। बस टिकट भी इसकी एग्जांपल है। बस टिकट भी अगर आप ले लेते हैं फिर वापस करने जाते हैं तो पूरे पैसे नहीं देते आपको, वो काटते हैं। ठीक है। वो कहते हैं जी हमने आपको सर्विसेज दी थी, टिकट इशू करने पे भी हमारी कॉस्ट आई, हमारे स्टाफ ने आपको टाइम दिया तो कॉस्ट आई, तो आपको सारे पैसे तो ना मांगे ना, हम अपनी कॉस्ट काटेंगे और बाकी पैसे आपको दे देंगे, एटसेट्रा। अब नीचे इसकी एग्जांपल पढ़ो। द रिफंड लाइबिलिटी शुड इक्वल द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल दैट द एंटिटी डज नॉट एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड। ठीक है, समझ आ गई? जी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू नर्डन, इसे पढ़े जरा खामोशी से, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। जी। आप बताएं, इससे पहले अपनी वर्किंग करें, पूरी फिगर आउट करें, फिर हम इसे डिस्कस करें। अपनी फिगर बताएं कि कितना रेवेन्यू बुक होगा, और बाकी अगर कोई और चीज़ रिकॉर्ड होनी है तो कितनी होगी, जरा इसे कैलकुलेट करें। शाबाश। हो गया। जी। जी। ठीक है। तो फिर कितना रेवेन्यू बुक हो जाएगा? कितना टोटल? 48 × 1000, यही होगा ना? 48,000। और बाकी टू का क्या करेंगे? ठीक है। 2,000 हो गया ना? उसका क्या करेंगे? वो रिसीव तो हो गया, वो तो अपफ्रंट ले लेता है, वो ले तो पूरा 50 रहा है, 48 रेवेन्यू में ले जाएगा, बाकी टू अर्नड नहीं। हम जिसे ऊपर कह रहे हैं ना रिफंड लाइबिलिटी, वो उसे रिफंड लाइबिलिटी का नाम दे रहे हैं, हम उसे क्या कह रहे हैं? अर्नड नहीं, जो रिफंड करना पड़ेगा उसे। ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी। अब कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट में क्या करेगा वो?
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या लेगा? कितने आइटम उसने दे दी हैं? वो तो पूरे 50 दे दी हैं। और एक आइटम की कॉस्ट क्या थी? 400। तो 50 × 400 कितना बनता है? 200,000, या जो भी बनता है। नहीं, 200 नहीं, 50 × 400 8,000। नहीं, 20,000, 20,000 शायद। 20,000। 20,000 की क्या एंट्री करेगा? 20 की करेगा या कम की करेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री कितने की करेगा फिर? पूरे 20 की करेगा। अब रेवेन्यू कितनी आइटम्स का बुक कर रहा है? 48। और कॉस्ट कितने की बुक कर रहा है? 50। वो तो मैचिंग ही नहीं हो रहा। मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। 48 भी करें। शाबाश। बाकी तो मेरे दो प्रोडक्ट हैं फिर वो हम 85 भी शाबाश। सोच के बोल रहे हैं। इन्होंने कस्टमर को रिफंड भी कर रहे हैं या फिर हम दो प्रोडक्ट के बाद में डेली पे रिकॉर्ड करें हाँ। तो मिनिमम। नहीं, वो तो पढ़ रहे हैं। ओवरऑल आप सारी चीजें सोच के मुझे बताएं कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है। एक इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया कि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। वो तो नहीं हो रहा ना, तो उसका हल भी तो करना है। क्या करें? 48 प्रोडक्ट्स और 28 की कॉस्ट 48 की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगी, बाकी दो की नहीं जाएगी। तो बाकी दो कहाँ पियर हो रहे होंगे? हर चीज को आप सोचो ना। देखो, आपने 100 आइटम की, टोटल आपके पास 100 आइटम, आपने 50 कस्टमर को बेच दिए, तो आपके स्टॉक में कितने रह गए? 50 रह गए। लेकिन अब ये जो आपने 50 भेजे, इसमें आपको लगता है कि 48 तो वापस नहीं आएंगे। तो वापस आने के चांसेस, तो आपने 48 का रेवेन्यू लिया और 2 को हमने ऑनलाइन इनकम कर लिया, जो पैसे लिए थे। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इधर आया, ये तो रेवेन्यू की एंट्री हो गई। इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट की एंट्री भी तो होनी है। कॉस्ट आपने कितने आइटम आउट किए? 50। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है? इन्वेंट्री में से निकलते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड हो जाती है, एक्सपेंस आउट हो जाते हैं। अगर आपने 50 एक्सपेंस में ले गए तो इन्वेंट्री से पूरे 50 निकल गए, बाकी 50 आपके पास पड़े हैं। तो फिजिकली जितने पड़े हैं उतने ही आपके रिकॉर्ड में है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में 50 चले गए हैं, जबकि रेवेन्यू आपने 48 का लिया है, तो मिसमैच हो गया। अब आप इससे हल करें। हल ये है कि चूंकि अगर आपने इनकम 48 की ली है, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 48 की लो। जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल 48 की ली, तो बाकी दो किधर रह गए? वो इधर रह गए। 48 आपने स्टॉक से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिए, तो 100 में से 48 निकाले, ये 50 तो नहीं बचे, ये तो 52 हो गए। जबकि आपके स्टॉक में फिजिकली कितने पड़े हैं? 50। अब ये मिसमैच हो गया कि फिजिकली तो 50 पड़े हैं, लेकिन आप अपने स्टॉक में 52 शो कर रहे हो। अब ऑडिटर आए। ऑडिटर का, अच्छा भी कितना स्टॉक है आपका? सर 52, बुक्स के मुताबिक। वो जब स्टोर रूम में गए तो उन्होंने गिने 50। अब वो आपसे पूछ लेंगे, यार ये क्या बात हुई, तुम कह रहे हो 52 है, वहां तो 50 पड़े हैं, दो की शॉर्टेज है। इसका क्या जवाब दोगे? प्रोविजन तो नहीं होती है, इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री है। प्रोविजन तो होती है एक्सपेंस की। एसेट की प्रोविजन तो नहीं होती। प्रोविजन तो एक्सपेंस की होती है, ये याद रखना। ये तो आप एसेट दो से ज्यादा शो कर रहे हैं, 52 शो कर रहे हो, एक्चुअली 50 है, ओवरस्टेट कर रहे हो उसमें। तो क्या आप जवाब क्या दोगे? मैं अभी आपको जवाब दे दूंगा, मेरे जहन में है, आप भी तो सोचो। मैं आपको हिंट देता हूँ। क्या ये जरूरी है कि आपकी इन्वेंट्री आपके पास ही पड़ी हो? जरूरी है? बाकी 50 पड़ेगा। मैं कहूँ वो दो भी मेरी है, लेकिन कस्टमर के पास पड़ी है, क्योंकि वो वापस आ सकती है। मैंने अमेरिका से 100 चीजें खरीदी, उन्होंने मुझे 70 भिजवा दी। 30 उन्होंने कहा सर अभी वो शिप नहीं मिल रहा, जो ही शिप मिलता है हम आपको भेज देते हैं, पेमेंट आप कर चुके हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं। जो 30 आपके स्टोर में कितनी आई हैं? 70। 30 जो उधर अमेरिका में पड़ी है अभी सप्लायर के पास, वो किसकी है? वो भी तो मेरी है, लेकिन पड़ी वहां पे है। तो मैं अपनी बैलेंस में शो कर दूंगा कि स्टॉक इन हैंड 70, स्टॉक इन ट्रांजिट
या स्टॉक विद सप्लायर 30 है तो मेरा ही, तो मैं शो कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैं अपने ऑडिटर को क्या कहूंगा कि मेरे स्टोर में तो 48 50 पड़ी है, लेकिन वो जो दो मैंने भेजी हुई है वो कस्टमर ने मुझे कंफर्म ही नहीं किया। जब वो कंफर्म करेगा तो वो उसकी बनेगी ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए अभी तक, तो वो मतलब आइडियली वो मेरी है। तो मैं ऑडिटर को कहूंगा कि आप इसे ऐसे अज्यूम कर लो कि 50 मेरे पास पड़ी है और 2 मेरी कस्टमर के पास पड़ी है, तो ये बात ऑडिटर को समझ आ जाए, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं। ठीक है, पॉइंट समझ आया कि नहीं? इसकी एंट्री क्या होगी, अपने स्टॉक में ले लो, आप कॉस्ट ऑफ सेल 48 से बुक करोगे ना, पूरे 50 से नहीं करोगे, दो अपने स्टॉक में शो करते रहोगे। अब मतलब एक आइटम का की कॉस्ट कितनी है, 400, और कितने आइटम भेजे गए हैं, 50। लेकिन आप कॉस्ट ऑफ सेल में 50 इंटू 400 नहीं करोगे, आप 48 इंटू 400 करोगे, तो बाकी दो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में शो हो जाएंगे। वो तो इन्वेंट्री में ही पड़े थे ना, वहीं शो हो रहे थे, वहीं शो होते रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, तो ये याद रखना। अगर आप उधर 48 का रेवेन्यू लोगे और इधर पूरे कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस में पूरे 50 डाल दोगे तो मिसमैच हो जाएगा, मैचिंग का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आपने ख्याल रखना है। इसके बाद इसे आप पढ़ लीजिएगा तो फिर हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे। अगली टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग आपने खुद पढ़ लेनी है बच्चे, और बल्कि दोनों, तीसरी और चौथी। तीसरी आप पढ़ लोगे और फिर मैं डिस्कस करूंगा, छोड़नी नहीं है, चौथी में पढ़ देता हूँ। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये इसका जवाब तो नहीं है, ये जवाब है शायद, मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ पर एक इसे मैं भी पढ़। जी, अगली है जनाब, अब वो खैर आगे आएगी, अभी तो हम फाइनेंसिंग पढ़ने लगे। फाइनेंसिंग इसे पढ़ के हम इसे ना आज के लिए खत्म करेंगे। फाइनेंसिंग मैंने क्या बताया था, जरा मुझे रिपीट कर दो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग? सेल्स कर देते हैं। और जो क्रेडिट पीरियड है। अगर हमारी आज की प्राइस मार्केट वैल्यू और जो हम उससे चार्ज कर रहे हैं उसमें फर्क है, ये भी है ना। आज मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपए, हम उसे कह रहे हैं हम तुम्हें तो 110 रुपए का देंगे, ये बात है, हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वो जो 10 रुपए है वो क्या है, इंटरेस्ट। उसे फिर हमें सेपरेट करना पड़ेगा, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट एलिमेंट कंसिडर हो। ये पॉइंट ठीक है। इन डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस एन एंटिटी मस्ट कंसिडर इफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइड द कस्टमर और द एंटिटी विद अ फाइनेंसिंग बेनिफिट। बेनिफिट ही हो रहा है ना 10 रुपए का, या कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है। वो कैसे हो सकता है, वो अलग बात है। मतलब हम उसे कहते हैं अगर तुम ये सारी लमसम पे कर दोगे तो हम तुम्हें 10% छोड़ देंगे। जनरली मार्केट में छोड़ा नहीं जाता, हम छोड़ देंगे, तो ये तो बेनिफिट उधर चला गया। तो दोनों साइड वाइस वर्सा हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांस पहले वाला ही है कि हम ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। जी, if IFRS 15 provides the following indication of a significant financing component, the difference between the amount of promised consideration and the cash selling price of the promised goods or services, दोनों में फर्क है। जो कैश सेलिंग प्राइस मार्केट में चल रही है और जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें फर्क है, तो इसका मतलब है देयर माइट बी सम फाइनेंसिंग एलिमेंट। नंबर टू, द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर एंड द पेमेंट डेट। अब अगर आज की मार्केट प्राइस है 100 और वो सिर्फ मुझसे 2 दिन मांग रहा है, और मैं कहता हूँ मैं तो 110 में दूंगा, तो क्या ये फाइनेंसिंग का एलिमेंट है? 2 दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी प्राइस ही ज्यादा है, ये मैंने मार्केट से, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो मैंने मार्केट से महंगा बेचा है। लेकिन अगर वो मार्केट प्राइस है 100 और वो 1 साल मांग रहा है, 6 महीने मांग रहा है, मैं कहता हूँ मैं 110 दूंगा, अब फाइनेंसिंग एलिमेंट होने के चांसेस हैं। तो आपने सारी चीजें कंसिडर करी, तो ये दो पैरामीटर उसने बताए। ठीक हो गया, प्राइस में डिफरेंस हो, और ये भी देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेट और पेमेंट की डेट में कितना फर्क। ठीक है, ये दोनों चीजें देखनी है। इफ देयर इज ए फाइनेंसिंग कंपोनेंट देन द कंसिडरेशन रिसीवेबल नीड्स टू बी डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द रेट एट विच द कस्टमर बोरोस मनी। तो फिर जो पैसे वो आपको देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और रेवेन्यू बुक होगा प्रेजेंट। ठीक है,
ये याद रखना। ठीक है। और वो कौन सा रेट लेना है? जिस पे कस्टमर बोरो कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, इसका एक इम्पैक्ट भी आ जाएगा, ये इम्पैक्ट भी याद रखना है, ये एग्जाम में गलत ना कर दे। अगर आज मार्केट वैल्यू है 100, टुडेज मार्केट वैल्यू, टुडेज मार्केट वैल्यू है 100, फ्यूचर या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 1 ईयर लेटर आपने पेमेंट करनी है और 110 करनी है। ठीक है, बस ये देखिए। तो मुझे रेवेन्यू कितना बुक कर, या ऐसे भी ना, आप ये करोगे 100 है और 1 साल का मुझे, मैंने कहा है 113 रुपये, मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 130, लेकिन मैंने अलाउ कर दिया 1 साल, तो 113। लेकिन आज उस चीज की मार्केट वैल्यू है 100, तो मैं कितने चार्ज करूंगा? रेवेन्यू में कितना डालूंगा? नहीं, इसे पढ़ो। ये फिक्र अगर आपने पूरे तवज्जो से नहीं पढ़ा। इफ देयर इज a financing component, then consideration receivable needs to be discounted, नीड्स टू बी, और किस रेट पे? जिस पे कस्टमर बोरो करता है। और कस्टमर कौन से रेट पे बोरो करता है? प्रोबेबली जो बैंकों का बोरिंग रेट चल रहा है, लेंडिंग रेट चल रहा है। फर्स्ट मेरा वो रेट चल रहा है 10%। अब मैं क्या करूंगा? मैं आज कितना रेवेन्यू बुक करूंगा? 113 को डिस्काउंट करूंगा 10%। 113 डिवाइडेड बाय 1.1 बेस दी पावर 1, क्या आता है जवाब? करो करो। 103। तो फिर मैं 100 नहीं रिकॉर्ड करूँ, 103 रिकॉर्ड करूंगा। 100 वेरी इररेलेवेंट हो, ये याद रख। ठीक है, तो मैं 103 का रेवेन्यू बुक करूंगा, और बाकी 103 से 113 कितना पड़ रहा है? 10। तो 10 का मैं क्या करूंगा? 1 साल बाद जाके मैं एंट्री पास करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम, मुझे तो पैसे मिलने हैं, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। वो 13 रुपए में इंटरेस्ट इनकम में डालूंगा, मेन रेवेन्यू में नहीं डालूंगा। आप समझ आ गई? रेवेन्यू मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे करना है, मार्केट वैल्यू का क्या है। लेकिन जनरली जब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होती है, सारा कुछ चल रहा होता है, तो फिर वो रेट शेट सारे उसी हिसाब से डिफाइंड होते हैं मार्केट में, कि मार्केट वैल्यू ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू जनरली होती है जनरली। लेकिन अगर ऐसा केस है तो फिर आपने 103 लेना, 100 नहीं लेना, अगर एग्जाम में इस तरह का फर्क आ जाता है। ठीक है, आपने बताना है कि स्ट्रेट अगर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, हमने फ्यूचर में जो कंसिडरेशन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, और आपके डाटा के मुताबिक वो 103 बनती है। ठीक हो गया? क्लियर है ये? तो आगे इसका वो आ गया है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3, ये रूट जो है ये आप खुद देख लोगे, और ये कल आप मंडे को आप मुझे बताओगे कि ये आपको क्लियर है कि नहीं। नॉन कैश कंसिडरेशन एक नज़र देख लेना, उसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है चीज़। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि मार्केट वैल्यू लिया करते हैं फिर उस चीज़ की जो आपने दी या ली। तो इसे एक नज़र देख लेना। कंसिडरेशन पेबल टू एक कस्टमर, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये भी खैर इतना टेक्निकल नहीं है। आप बेटा, अब वीकेंड आ रहा है, आपने कोशिश ये करनी है कि जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो ना, तो पढ़ के आना, और अपने क्वेश्चंस भी बना के लाना, ताकि जब मैं फिर डिस्कस करूँ तो हमारी स्पीड जरा तेज हो जाए, हम जल्दी कवर कर लें चीज़। ठीक है, जहाँ तक कर सकते हो आराम से ये कर लेना। बाकी इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें, करम, शफकतें नाज़िल फरमाता रहे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।